चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय नंबर 6। चैप्टर का नाम है तस्य शिति अध्याय। इस अध्याय में हम लोग ऋतुचर्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर श्लोक नंबर 3 पर है तस्य शितात् यद आहारात बलम वर्णश्च वर्धते यस्य ऋतुसात्म्यं विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्रयम। ठीक है, तो इस प्रकार का आहार या चेष्टाएं की जाए जो कि ऋतुओं के अनुसार साथ में हो, जिससे कि बल और वर्ण की वृद्धि होती हो। ऐसा हम लोग इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं कि किस ऋतु में किस प्रकार का चेष्टा या आहार विहार करना चाहिए। ठीक है, फिर आचार्य चरक ने 6 प्रकार की ऋतुएं बताई। ठीक है, इनके नाम हैं वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। जो शुरुआत के 3 हैं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। ठीक है, ये आदान काल भी कही जाती है और इसमें जो सूर्य की जो दिशा है, ये सूर्य जो है उत्तरायण में होता है। वर्षा, शरद, हेमंत, ये जो नेक्स्ट 3 ऋतुएं हैं इन्हें ही विसर्ग काल भी समझते हैं और यही इसमें जो सूर्य की जो गति है वो दक्षिण की तरफ है या दक्षिणायन में है। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने प्रावृत ऋतु का भी वर्णन किया है, जबकि चरक में प्रावृत ऋतु का कहीं कहीं जगह रेफरेंस आता है परंतु उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया। ठीक है, तो कई एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रावृत ऋतु का जो है वर्णन किसने किया, तो वो आचार्य सुश्रुत ने किया है। नेक्स्ट जो है आचार्य सुश्रुत ने जो 6 ऋतुएं हैं उनके जो जो मतलब मंथ हैं उनके कुछ सिनोनिम्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे तेषाम तप तपस्य शिशिर। तप तपस्य में जो है शिशिर ऋतु है, मधु माधव में बसंत ऋतु है, शुचि शुक्र में ग्रीष्म ऋतु है, नभ नवस्य में वर्षा है, ईश ऊर्ज में शरद ऋतु है, सहस सहस्य में हेमंत ऋतु है। ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ट्रिक है तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। तेरी से हो गया तप तपस्या, मधु से मेरी से हो गया मधु माधव, शादी से हो गया शुचि शुक्र, नहीं को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। न से हो गया नवनवस्य और ई से हो गया ईश ऊर्ज, शक्ति से हो गया सह सहस्य और सीक्वेंस वही है शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो आप इसको याद करने के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो इसको याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आप ये भी देख लीजिएगा कि जो उत्तरायण है, ठीक है, उत्तरायण काल में जो सूर्य की जो मतलब सूर्य की अगर आप देखते हैं कौन सी राशि से कौन सी राशि तक वो वहां पर रहता है, तो मकर से मिथुन राशि तक सूर्य उत्तरायण में रहता है और कर्क से धनु राशि तक सूर्य जो है वो दक्षिणायन में रहता है। मतलब ये हो गया प्रारंभ से अंत ना, ये हो गया प्रारंभ और ये हो गया अंत। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो विसर्ग काल है, तो विसर्ग काल में सोम जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, सोम जो है हम लोग अप धातु को भी कह सकते हैं, सौम्य धातु को भी कह सकते हैं, चंद्रमा को भी कह सकते हैं। तो इसमें मनुष्य के अंदर बल की वृद्धि होती है। सोमश्च अव्याहत बला, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऐसे ही जब हम देखते हैं आदान काल के लिए, तो वहां पर आग्नेय ये सूर्य जो है वो बलवान होता है और इसके अंदर मनुष्य का जो बल है वो क्षीण हो जाता है। नेक्स्ट है शिशिर बसंत ग्रीष्म। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी जो रस हैं वो बलवान होते हैं। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद ही होना चाहिए, मतलब मस्ट टू लर्न। तिक्त कषाय कटु क्रमशः ना, तो शिशिर में हो गया तिक्त, बसंत में हो गया कषाय और ग्रीष्म में हो गया कटु रस। और आदान काल में मनुष्य में दुर्बलता आ जाती है, नृणाम दौर्बल्यम आहवन्ति। तो ये जो इसके रस हैं उनको आप एक टेबल बना लीजिएगा और उससे आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट ऐसे ही वर्षा शरद हेमंत के अंदर जो सूर्य है वो दक्षिणायन में प्रवेश करता है और ये विसर्ग काल है, इसलिए रसा प्रवर्तनते अम्ल लवण मधुरा यथाक्रम। मतलब हो गया वर्षा में हो गया अम्ल रस, शरद में हो गया लवण रस और हेमंत में हो गया मधुर रस। ये सीक्वेंस आपको याद होना ही चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बलम उपचेते नृणाम, और इस जो विसर्ग काल है उसमें मनुष्य के अंदर बल की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आचार्य चरक ने कहा आदौ अंते च दौर्बल्यम विसर्गदान्योर्निणाम मध्य मध्य बलम तु अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत। तो ये जो वर्ड है आदौ अंते, इसमें 2 मतलब जो संधि है वो है अयादि संधि, मतलब आदौ प्लस अंते। ठीक है, तो औ का जब ऐसा संयोग हुआ तो ये आव बन गया,
ठीक है। तो आदावंतिक दौर्बल्य मतलब हो गया कि जो विसर्ग काल है उसके प्रारंभ में और जो आदान काल है उसके अंत में मनुष्य में दुर्बलता रहती है। ये बल का जो है क्षीण वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, जो उसकी स्ट्रेंथ है नॉर्मली वो वहां पर कम रहती है। ऐसे ही मध्य में मध्य बल रहता है। तो अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशित मतलब विसर्ग काल के अंत में और आदान के प्रारंभ के अंदर मनुष्य में श्रेष्ठ बल रहता है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन कई बार जो है हिंदी में घुमा घुमा के पूछते हैं, तो आपने इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है, याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेमंत ऋतु के बारे में। तो शीते शीत अनिल संस्पर्श समृद्धो बलिनाम बलि। शीत मतलब हेमंत ऋतु जो है उसमें शीत की अधिकता रहती है, वायु का भी जो है स्पर्श बड़ा शीत रहता है यहाँ पर ना, इसलिए पक्ता मने हो कि जठराग्नि। तो शीत वायु के शीत स्पर्श के कारण मनुष्य की जो जठराग्नि है वो बढ़ जाती है, बली मतलब बलवान हो जाती है। इसलिए हेमंत ऋतु में मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा मतलब मनुष्य जो है अधिक मात्रा में गुरु आहार को भी डाइजेस्ट करने में समर्थवान हो जाता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। पक्ता मने मतलब हो गया जठराग्नि, और इसमें जठराग्नि बढ़ जाती है क्योंकि वायु का जो स्पर्श है वो शीत है। अब यहाँ इसको आचार्य चक्रपाणी ने क्लियर किया है कि हेमंत ऋतु के अंदर जो हवा है या बाहर का जो टेम्परेचर है वो शीत है, फिर भी मतलब हेमंत ऋतु के शीतत्व गुणधर्म से उष्ण गुणधर्म वाली जठराग्नि की वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्याय बताया है कुंभकार पवनाहित पंकलेप न्याय। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से कुंभकार मतलब कुम्हार जो होता है, जब वो अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाता है भट्टी में, तो उसके चारों तरफ से एक वो कीचड़ का लेप करता, पंख माने हो गया कीचड़, तो कीचड़ का लेप करता है जो कि शीतल होता है। परंतु उससे क्या हो गया, जो उसकी जो अग्नि की जो उष्णता है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो उससे उसकी जो टेम्परेचर है उसमें जो है वो टेम्परेचर उसका जो है इंक्रीज हो जाता है। उसी प्रकार से जब हेमंत ऋतु है तो शरीर की जो प्राकृतिक ऊष्मा है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि बाहर शीत है। इस वजह से जो जठराग्नि है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो न्याय है वो है कुंभकार पवनाहित पंकलेप न्याय। फिर श्लोक नंबर 3 पर हम कहते हैं ये स यदा न ईंधनम, ये गुण संधि होगी, न प्लस ईंधन, ठीक है, गुण संधि। न ईंधनम युक्तम लभते देहजम तथा रसम हिनस्ति अतो वायु शीता शीते प्रकुप्यति। और इस ऋतु में शीत के कारण वायु का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, वायु का प्रकोप होता है अत्यधिक शीत के कारण। और अगर इस ऋतु के अंदर मनुष्य को ईंधन मतलब जो आहार है उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो जो शरीर है या शरीर की जो जठराग्नि है वो उस धातुओं को ही जो है डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। इसीलिए इस ऋतु के अंदर कहते हैं आगे तुषार समये, तुषार मतलब हेमंत ऋतु को कहा है। ठीक है, तुषार समय मतलब तुषार जो है हेमंत ऋतु का सिनोनिम दे दिया। मेध्या नाम, इसके अंदर मेदस्वी ये मेद को बढ़ाने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। भक्षेत मदिराम सीधु मधुम च अनुपीबित नर, और इस ऋतु के अंदर मदिरा सीधु मधु इनका सेवन करना चाहिए। नवोदनम, देखो आप जब भी पढ़ेंगे हर जगह जो पुराना धान्य है वही श्रेष्ठ बताया है, परंतु हेमंत ऋतु के संदर्भ में यहाँ पर नया अनाज खाने के लिए आचार्य चरक ने निर्देश किया नवोदनम। ठीक है, तोयम उष्णम चा आयु न हीयते, मतलब अगर इस ऋतु में गर्म पानी पीते हैं तो उससे आयु का क्षय नहीं होता या आयु का ह्रास नहीं होता। तो हेमंत ऋतु में गर्म जल का सेवन करना चाहिए। फिर इस ऋतु के अंदर उष्णता बहुत टेम्परेचर बहुत कम है, सर्दी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए टेम्परेचर मैनेज करने के लिए जेनताक स्वेद का प्रयोग करना चाहिए, जेनताकम आतपम। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा हेमंत ऋतु में जेनताक स्वेद। भजेत भूमि ग्रहम, तो भूमि ग्रह मतलब हो गया बेसमेंट, तो इस ऋतु के अंदर बेसमेंट के अंदर निवास करना चाहिए जहां पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल मिलता हो। नेक्स्ट कहते हैं दिग्धांगो गुरुना अगुरुना सदा, तो इस ऋतु के अंदर गुरु मतलब जो थोड़ा सा थिक लेप करना चाहिए अगरू का। ठीक है, तो अगरू का लेप कहाँ करना चाहिए, हेमंत ऋतु के अंदर, क्योंकि अगरू जो है वो उष्ण वीर्य होता है। प्राकामम च निषेवित मैथुनम शिशिरागमे, तो शिशिरागमे जो है ना शिशिर के लिए नहीं कहा गया है, हेमंत ऋतु का सिनोनिम याद रखिएगा। शिशिरागम हेमंत ऋतु का सिनोनिम है, और इस ऋतु के अंदर जो है मैथुन का जो है आचार्य सुश्रुत ने चरक ने जो है इंडिकेशन किया है। श्लोक नंबर 18 पर वर्जित अन्न पानानी,
किस प्रकार का जो अन्नपान है उसको यहाँ पर वर्जित करना चाहिए, जो कि वात की वृद्धि करते हो, लघु हो, प्रावातम, और इस ऋतु के अंदर जो ठंडी हवा है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रमिताहारम, प्रमित आहार मतलब होता है अल्प भोजन, ठीक है, क्योंकि ईंधन बढ़ा, वो सॉरी, जो जठराग्नि है वो बढ़ी हुई है, और अगर उसको ईंधन नहीं मिला, मतलब आहार रूपी ईंधन नहीं मिला, तो वो धातुओं का पाचन शुरू कर देगी। उद्मंथम, ठीक है, तो इस प्रकार से, मतलब उद्मंथम मतलब है, उद्मंथम का मतलब होता है जो जल में हम लोग सत्तू को घोल लेते हैं, तो उसका भी प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए। हिमागमे, हिमागम भी जो है हेमंत ऋतु का ही सिनोनिम है, हिमागमे, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर हम देखते हैं कि हालांकि शिशिर भी जो है वो सर्दी की ही ऋतु है, परंतु ये अब आदान काल यहाँ से शुरू हो जाता है, इसलिए इसमें शरीर में रूक्षता बढ़ जाती है। रोक्षम आदानजम, क्योंकि आदान काल आ गया इसलिए शरीर में रूक्षता बढ़ गई। शीतम मेघ मारुत वर्षजम, और इस ऋतु के अंदर जो है कुछ बारिश या वर्षा हो जाती है, इसको हम लोग मावट भी कहते हैं। तो आकाश में जो है मेघ मतलब बादल हैं, मारुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, वर्षा हो रही है, इसलिए इस ऋतु के अंदर निवातम उष्णम तो अधिकम, इस ऋतु में उष्णता की हमें अधिक आवश्यकता होती है, या निवात में निवास करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ऋतु में कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन जो है वर्जित होना चाहिए। वातलानी जो वात का बढ़ाते हैं, लघु तो पहले ही बात कर चुके हैं। वर्जित अन्न पानानी शिशिरे शीतलानी, चलो शीतल आहार तो वैसे भी नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है टेम्परेचर वो है शीत है। नेक्स्ट हम देखते हैं वसंत ऋतु के बारे में। तो वसंते निचिता श्लेष्मा दिनकृत भाभी ईरिता कायाग्निम बाधते रोगं सता प्रकुरते बहुन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वसंत में जो है जो श्लेष्मा मतलब जो कफ है वो अगर संचित वहां हुआ था, ठीक है, शरीर में अगर प्राकृतिक रूप से जो हेमंत और शिशिर ऋतु में जो शरीर में कफ का संचय हुआ था, तो वसंत ऋतु के अंदर दिनकृत मतलब हो गया सूर्य, भाभी मतलब होता है किरण, ठीक है, भाभी मतलब सूर्य की किरणें, या ईरिता मतलब हो गया पिघलना। तो दिनकृत मतलब सूर्य की किरणों से वो जो कफ है वो वहां पिघलना शुरू करेगा, तो वो पिघलेगा तो वो क्या करेगा, कायाग्निम बाधते मतलब जठराग्नि को वीक बना देता है। कायाग्निम बाधते रोगांस तथा प्रकुरते, प्रकुरते बहुन मतलब तब वो बहुत अधिक रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए जो ये जो श्लेष्मा है इसको बाहर निकालने के लिए करना चाहिए क्या, कर्माणि वमनादिनी, मतलब वमन आदि कर्म। तो वमन आदि कर्म का मतलब होता है पंचकर्म। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है किस ऋतु में पंचकर्म का निर्देश है, तो आपका आंसर जाएगा बसंत ऋतु। इसी प्रकार से वसंत ऋतु के अंदर गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये सब कफ के जो कफ को बढ़ाने वाले आहार हैं, जैसे गुरु है, अम्ल है, स्निग्ध है, मधुर है, ठीक है, तो इन सबको अपने यहाँ पर अवॉइड करना है। नेक्स्ट है व्यायाम करना चाहिए इस ऋतु के अंदर, उद्वर्तन करना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए, धूम, ठीक है, कवल ग्रह है, अंजन है, ठीक है, अंजन बड़ा मतलब ओढ़ है यहाँ पर ना। सुखांबुरा मतलब कुछ गुनगुना, ल्यूक वार्म, गुनगुना जो है पानी यहाँ पर काम में लेना चाहिए। शौच विधि हाथ मुंह धोने के लिए। शीलियत कुसुमागमे, तो कुसुमागम बसंत ऋतु का सिनोनिम है, कुसुमा, ठीक है, कुसुमागम। चंदन अगरु दिग्धांगो, और इस ऋतु के अंदर चंदन और अगरू, ठीक है, इसका लेप करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो हेमंत ऋतु है वहां पर हम लोग लेप कर रहे हैं अगरू का, ठीक है, और जब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु वहां पर आएगा लेप चंदन का। परंतु अगर हम बात कर रहे हैं बसंत ना, तो बसंत ऋतु हेमंत और ग्रीष्म के मध्य की है, इसलिए इस पे दोनों को एक हम लोग समाहित रूप से इसका लेप करते हैं, अगरू प्लस चंदन। नेक्स्ट है भक्षित निगदम सिधु, ठीक है, निगद मतलब होता है प्योर, ठीक है, तो यहाँ पर प्योर सिधु, ठीक है, और यह प्योर जो है माधवी का सेवन करना चाहिए। बसंते अनुभवित स्त्रीणाम काननानाम चाहिए यौवनम, ठीक है, मैथुन का यहाँ पर निर्देश किया है, ठीक है, स्त्री सेवन के लिए। कानन माने होता है वन, ठीक है, तो जो, ठीक है, तो जो आपका समय है वो किसी जो नेचुरल प्लेस है वहां पर बिताना चाहिए। नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु है मयूखई, मयूखई भी जो है ना सूर्य की तेज किरणों को कहते हैं। जगता स्नेहम ग्रीष्म पेपीयते रवि, रवि मतलब भी सूर्य हो गया। तो जो सूर्य है वो अपनी तेज किरणों से मनुष्य का जो स्नेह है, ठीक है, उसको पी लेता है, ठीक है, मतलब जो शरीर का जो बल है या शरीर का जो रस है
उसको वो सोख लेता है, मतलब डिहाइड्रेशन करता है। इसलिए इस ऋतु के अंदर हम लोग देखते भी हैं, अगर इमेजिन करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में हम लोग शरबत वगैरह पीना पसंद करते हैं, तो वो कैसा होता है, स्वादु, शीत और द्रव, मतलब लिक्विड होता है। तो आप इसको अगर शरबत याद करेंगे तो ये वर्ड आपको याद रह जाएगा कि वो स्वादु भी मतलब मधुर होता है, शीत होता है और द्रव होता है। स्निग्धम अन्नपान, क्योंकि बात की वृद्धि, अन्नपान तथा हितम मंथम, और इस ऋतु में मंथ पीना चाहिए। मंथ क्या होता है, जल में घोला हुआ सत्तू। इस ऋतु में मद्यपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मध्यम अल्पम नैवा, या तो बहुत कम मात्रा में लेना है या फिर बिल्कुल नहीं लेना है, और पीना भी है तो कैसा है, सुबहु उदकम, बहुत अधिक पानी मिलाकर लेना चाहिए। लवणाम्ल, और इस ऋतु के अंदर लवण रस, अम्ल रस, कटु और उष्ण, देखो कटु उष्ण याद रहेगा, पर लवण और अम्ल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और व्यायाम भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पसीना बहुत आ रहा है, व्यायाम करेंगे तो शरीर में थकान बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि इस ऋतु में आपका विहार कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, तो दिवा शीत ग्रही, दिन में तो आपने ऐसी जगह पर रहना चाहिए, निवास करना चाहिए जहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो, शीत ग्रह हो। निद्राम निशि चंद्रांशु शीतले, और रात्रि कहाँ बितानी चाहिए, चंद्रमा की रोशनी के अंदर, चंद्रांशु शीतले। चंदन दिग्धांग, और शरीर पर चंदन का लेप करना चाहिए, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रवाते हर में मस्तके, और शाम के वक्त जब हवा चल रही हो तब छत पर निवास करना चाहिए, हर में मस्तके। ग्रीष्म काले निषेवित मैथुनात् विरतो नरा, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर मैथुन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। ठीक है, तो वर्षा ऋतु बड़ी इंपॉर्टेंट है। आदान दुर्बले देह, आदान काल में जो, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर विसर्ग काल शुरू होता है परंतु आदान काल की समाप्ति है, तो आदान काल के समाप्ति होने से जो शरीर का जो बल है वो बहुत ही क्षीण हो चुका है, दुर्बल है, और जठराग्नि भी दुर्बल है, क्योंकि आदान दुर्बले देह पक्ता भवती दुर्बल, पक्ता मतलब जठराग्नि दुर्बल हो गई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पक्ता भवती बली हो गया हेमंत ऋतु के लिए, और पक्ता भवती दुर्बला, ठीक है, ये हो गया वर्षा ऋतु के लिए। कायाग्निम बाधती, ये हो गया वसंत ऋतु के लिए। तो ये थोड़ा सेम सेम वर्ड हैं। स वर्षासु अनिल आदि नाम, अनिल आदि का मतलब होता है त्रिदोष, दूषणे बाध्यते पुनः। ठीक है, इसका मतलब केवल वात नहीं होता है, अनिल आदि नाम मतलब वात पित्त कफ। भूवाष्पात मेघ निषंदात, और इस ऋतु के अंदर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो है भूमि का जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, उस पर जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वहां से वाष्प निकलेगा, मतलब भाप बनेगी। मेघ निषंदनाथ, और लगातार मेघ से जो है पानी बरस रहा होता है। पाकात अम्लात जल से, और जल का अम्ल विपाक हो जाता है, इसलिए। वर्षासु अग्नि बले क्षीणे कुप्यंती पवनादया, इसलिए अग्नि का बल, मतलब जठराग्नि ऑलरेडी क्षीण है, इसलिए वर्षा ऋतु के अंदर त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तस्मात साधारण सर्वो विधि वर्षासु शश्यते, इसलिए इस ऋतु में साधारण विधि का जो है फॉलो करना चाहिए। साधारण विधि का मतलब होता है जब अगर बारिश हो रही है तो टेम्परेचर कम हो गया तो वहां पर अपने शीत के अनुसार फॉलो करना है, और जब मतलब वर्षा नहीं हो रही है और ग्रीष्म मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तब आपने ग्रीष्म के अनुसार यहाँ पर जो है फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है उद्मंथम दिवा स्वप्नम अवश्यम नदी जलम व्यायामम आत्मम चैव व्यवयम चात्र वर्जित। ठीक है, अगर आप याद कर सकते हैं तो श्लोक को याद कर लीजिएगा, क्योंकि श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, जब 4 ऑप्शन डाल के पूछेगा कि वर्षा ऋतु में कौन सा निम्न में से कौन सा जो है आहार विहार वो वर्जित नहीं है, तो अगर आपको ये श्लोक याद होगा तो आप बड़े आसानी से इसको कर लेंगे, और अगर ये श्लोक याद नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर आप इसको एग्जैक्ट हिंदी में याद कर सकते हैं तो आपके लिए वो भी ठीक है, परंतु अगर आप कर सकते हैं तो उसका श्लोक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 पे कहते हैं पान भोजन संस्कारान प्रायः क्षौद्रान, ये वितान है ना, इसको काट लीजिएगा, मिसप्रिंट है, क्षौद्रान वितान बजित, इस बुक में गलतियां बहुत है। तो वर्षा ऋतु के अंदर पान मतलब जो भी आपका लिक्विड डाइट है, भोजन है, इस सभी के अंदर आपने यूजुअली क्षौद्र मतलब होता है मधु, हनी, वो ऐड कर देना चाहिए। तो ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार अंडरलाइन कर लीजिएगा। और मधु चानु पिबेत नर, ये है हेमंत के लिए। देखो हिंदी में पढ़ेंगे तो दोनों का मतलब सेम निकलता है, ठीक है, पर अगर लाइन श्लोक से आती है तो फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करना है। पान भोजन संस्कारान प्रायः क्षौद्रान वितान भजेत, तो ये लाइन हो गई वर्षा के लिए। मधु चानु पिबेत नर हो गई हेमंत के लिए। और रस कौन सा लेना चाहिए, व्यक्ताम्ल लवण स्नेहम, इस ऋतु के अंदर
अम्ल और लवण रस का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। वात वर्षा कुले अहनि। नेक्स्ट श्लोक नंबर 39 पर आचार्य चरक कहते हैं कि यदि वर्षा ऋतु के अंदर माध्विक अरिष्ट और अम्बु का सेवन करना हो तो उसमें अल्प मात्रा में क्षौद्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्षौद्र मिलाकर ही आपने माध्विक अरिष्ट अम्बु का प्रयोग करना चाहिए। और अगर इस ऋतु के अंदर जल का सेवन करना है तो वो लेना चाहिए महेंद्रम तप्त शीतम, महेंद्र जल लेना चाहिए और वो भी गर्म करके ठंडा किया हुआ, या फिर कुएं का जल लेना चाहिए, या फिर किसी तालाब का जल आपने इस ऋतु में सेवन करना चाहिए। और इस ऋतु में अक्लेदी रहना चाहिए, मतलब वर्षा का जो जल है उससे भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि बॉडी में मॉइस्चर बनेगा या मॉइस्चर रहता है, ठीक है, स्किन जो है बहुत बार बार जो है वो गीली रहती है, तो वहाँ पर बहुत से जो है फंगल कंटामिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि हम देखते हैं कि रस शोष जन्य वात का प्रकोप है या फिर शीत प्रकोप जन्य वात का प्रकोप है, तो वो जाएगा हेमंत ऋतु में। ठीक है, वात का प्रकोप तो है परंतु वो है रस शोष जन्य या फिर शीत प्रकोप जन्य, तो आंसर जाएगा हेमंत। और यदि साधारण रूप से पूछेगा कि वात का प्रकोप यूजुअली किस ऋतु में है, तो आंसर जाएगा आपका या तो प्रावृट अथवा वर्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज से जो है ना बड़ा कई बार है ना कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि प्रावृट ऋतु में अंतरिक्ष जल का निषेध होता है। ठीक है, जो प्रावृट कौन सी ऋतु है, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वाली जो ऋतु है, ठीक है, जिसमें अभी बहुत ज्यादा वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, बादल बहुत गरजते हैं पर बरसते नहीं है। तो वर्षा ऋतु में जो मधु का सेवन का जो निर्देश है, तो आचार्य चक्रपाणि ने उसको क्लैरिफाई किया है कि मधु का जो सेवन करते हैं उससे जो शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है उसका शमन हो जाता है। ठीक है, तो इसको अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतु के अंदर मधुर, लघु, शीत और तिक्त, क्योंकि यहाँ पर पित्त का जो है प्रशमन करना चाहिए, तो इस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ाता है घनात्य। घनात्य भी जो है शरद का पर्याय है। घनात्य, घन मतलब होता है बादल, अत्य मतलब उनके चले जाने पर, तो वर्षा के चले जाने पर शरद ऋतु आती है। इस ऋतु में तिक्त से सर्पेशमानम, तिक्त घृत का प्रयोग करना चाहिए, और विरेको रक्त मोक्षणम इंपॉर्टेंट है, विरेचन भी करवाना चाहिए और रक्त मोक्षण दोनों ही पित्त शमन के लिए श्रेष्ठ हैं। धाराधरत्य, धाराधर मतलब हो गया वर्षा, अत्य मतलब उनके चले जाने पर, तो वर्षा के चले जाने पर कौन सी ऋतु है, शरद ऋतु। ध्यान रखिएगा शरद ऋतु के अंदर पित्त का प्रकोप है और रक्त की दुष्टि होती है, पित्त का प्रकोप एवं रक्त की दुष्टि। नेक्स्ट ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक पढ़ा था ऋतु संधि। तो ऋतु संधि जो है आचार्य वाग्भट ने बताई है, वो है 14 दिन के लिए, 14 डेज। ठीक है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं और या 15 कर देते हैं, तो 15 नहीं होती है। ऋतु संधि जो है 2 सप्ताह के लिए है, मतलब मतलब जो ऋतु चल रही है, ठीक है, उसके आखिरी के 7 दिन और नेक्स्ट के प्रारंभ के 7 दिन, तो ऐसा करके 14 डेज यहाँ पर है। ऐसा होता है यम दंष्ट्रा काल। ठीक है, ये आचार्य शारंधर ने बताया, और ये 16 डेज का होता है। इसको नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे शारंधर वहां देखेंगे। यम दंष्ट्रा काल, इस ऋतु में जो है आहार कम करना चाहिए। नेक्स्ट है शरद ऋतु में जो है कौन कौन से आहार विहार का वर्जन करना चाहिए या त्याग देना चाहिए। यह है आतप। ठीक है, आतप का सेवन निषेध है। वसा, तैल, अवश्याय, ठीक है, औदक, आनुप, आमिषम, ठीक है, मतलब जो जलीय मांस है उनका अपने यहाँ निषेध है। क्षार है, दधी है, दिवा स्वप्न का निषेध है। प्राग वातम च आत्र वर्जित, ठीक है, जो पूर्व दिशा की जो हवा है उसका भी यहाँ पर निषेध है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अवश्य वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं के अंदर इसका निषेध है, अवश्य का। दिवा स्वप्न का निषेध है वर्षा, बसंत और शरद ऋतु के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं हंसोदक बढ़ाता है। दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्राशु शीतलम, ठीक है, तो ये जो वर्ड है निशि चंद्रांशु शीतलम ग्रीष्म ऋतु में भी आता है। ठीक है, कि रात्रि का जो शयन है वो आपने चंद्रमा की शीतल किरणों के नीचे, मतलब खुले के अंदर करना चाहिए। ऐसा जनरली प्रैक्टिस पे हम करते भी हैं। तो
ये जो हंसोदक जल है ये कैसा है कि दिन में सूर्य की तेज किरणों से ये तपा हुआ है और रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणों से जो है ये इसका जो है शांति या शमन हुआ है। कालीन पक्वम और समय के साथ इसमें पाक हो चुका है। निर्दोषम, और ये निर्दोष है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगस्त्यन अविषीकृतम, ये अविषी है ना दीर्घ संधि से, तो अगस्त्य जो तारा है उसके उदय होने हो जाने के कारण उसका जो विष प्रभाव है वो वहां पर समाप्त हो चुका है। तो इसी का नाम है हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि। ये शारद, ठीक है, शरद ऋतु में इसका सेवन करना, ये शरद ऋतु में ये मिलता है। विमल मतलब इस पे किसी प्रकार का मल नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है। तो पूछते हैं कि जो हंसोदक है उसका प्रयोग किस रूप में करना चाहिए, तो स्नान, पान, अवगाहेशु, ठीक है, स्नान के लिए भी कर सकते हैं, पीने के लिए कर सकते हैं और अवगाहन के लिए भी कर सकते हैं, और ये अमृत के समान होता है। ठीक है, यहाँ विमर्श में आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि जो हंस शब्द है वो सूर्य के लिए भी प्रयुक्त होता है और चंद्रमा के लिए भी होता है, और इसलिए उन दोनों से जो शुद्ध जल हुआ उसी को हंसोदक कहा। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिसका हंस मतलब जो स्वान है, एक पक्षी होता है, वो भी इसका प्रयोग कर सके। तो ऐसा जानते हैं कि जो हंस होता है वो बड़ा ही सफाई पसंद वाला जो है पक्षी होता है, तो वो कभी भी गंदे जल में नहीं रहता या गंदे पानी का सेवन नहीं करता। इसी हंसोदक को कुछ बुक्स में जो है अंशुदक नाम से भी कहा गया, तो इसको सिनोनिम है। अंशुदक या हंसोदक एक ही बात होती है। शरद ऋतु के अंदर माल्यानी, माला का सेवन मतलब माला का जो है धारण करना चाहिए। वासान से विमलानी चाहिए और बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, प्रादोषित इंदु रश्मिया, और शाम के वक्त में जो है चंद्रमा की किरणों के नीचे बैठना चाहिए या चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट जो है सातवें के बारे में यहाँ आचार्य चरक ने बताया। तो सातवें का जो है ना रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओक सातवें यहाँ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। उपशेते यद औचित्याद ओक सातवें तदुच्यते। तो ओक सातवें क्या है, ठीक है, जिसका लगातार सेवन करना चाहिए वही है ओक सातवें। तो ओक सातवें जो है किसके लिए मतलब कहाँ कहा गया है, जहां पर आचार्य चरक ने ऋतुचर्या बताई है तस्य शती अध्याय है, वहीं पर ओक सातवें का वर्णन किया है। देखो सातवें का वर्णन अभी हम लोग विमान स्थान में भी देखने वाले हैं। ठीक है, पर यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर फुट नोट्स पे आ जाइएगा, फुट नोट्स पे। ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे आप देखेंगे तो फुट नोट्स है। तो यहाँ पर क्या कहा है, ओक सातव्यम मतलब अभ्यास सातव्यम, जिसका अभ्यास से साथ में करना चाहिए वही ओक सातवें है। ठीक है, नेक्स्ट है सात्विक की परिभाषा है देशानाम आमयानाम चाहे विपरीत गुणम गुणई। ठीक है, देश और रोग, आमय मतलब रोग से, इनके विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना ही सात्म्य है। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं, सात्मज्ञ। सात्मज्ञ मतलब कहते हैं जो सात्म्य को जानते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार के चेष्टा और आहार का सेवन यहाँ पर करना चाहिए। ये रेफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं कि चार प्रकार के जो सात्म्य का वर्णन यहाँ पर मिलता है। चार प्रकार के सात्म्य कौन कौन से हैं, ऋतु सात्म्य, ओक सात्म्य, देश सात्म्य और रोग सात्म्य। ऐसा कौन बताते हैं, ऐसा बताते हैं अष्टांग संग्रह। ये चार प्रकार का सात्म्य अष्टांग संग्रह ने बताया है। ऋतु सात्म्य, ओक सात्म्य, देश सात्म्य और रोग सात्म्य। फिर श्लोक नंबर 51, ये लास्ट श्लोक है। यहाँ पर आचार्य चरक बोलते हैं ऋतु ऋतु मतलब ये संधि हो गई अयादि संधि। ठीक है, ऋतु प्लस अऋतु मतलब ऋतु में या मतलब ऋतु में कौन सा सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेव्यम असेव्यम यच्च किंचन मतलब प्रत्येक ऋतु में सेवनी असेवनी का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। पर यहाँ चक्रपाणी ने कहा कि हेमंत ऋतु में सेवनी असेवनी का निर्देश नहीं है, जबकि हमने पढ़ा तो है कि यहाँ पर सेवनी असेवनी का निर्देश है भी। हो सकता है जब आचार्य चक्रपाणी के पास जो बुक अवेलेबल रही हो या जो मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल रही हो उसमें ये श्लोक ना रहा हो, इसलिए आचार्य चक्रपाणी ने कहा कि हेमंत ऋतु में जो सेवनी असेवनी है उसका निर्देश नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पर इन्होंने क्षत्रियो गच्छन्ति न्याय का प्रयोग किया है। इसको आप सरफेसली देख लीजिएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो चरक संहिता अवेलेबल है उसमें हेमंत ऋतु में सेवनी असेवनी का निर्देश भी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ सिनोनिम्स हैं, इनको आप एक अच्छे से पेज पे नोट कर लीजिएगा और इसको आपके बुक में ही ऐड कर लीजिएगा। हिम शिशिर को बोलते हैं, हिमागम हेमंत को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तुषार भी हेमंत को कहते हैं, शिशिरागम शिशिर को नहीं कहते, शिशिरागम हेमंत को कहते हैं। कुसुम
बसंत का सिनोनिम है अगस्त्य, शरद का है। फिर है मेघावन धाम्बरी, मेघावन धाम्बरी वर्षा का है। घर्म, घर्म मतलब है ग्रीष्म, तभी तो हम लोग जब प्रिकलीज होती है ना उसको हम घमौरी कहते हैं। निदाघे, निदाघे वर्ड जो है ग्रीष्म के लिए है। घनात्य शरद के लिए है। धारा धरात्य शरद के लिए, मतलब बादल के अंत होने या वर्षा के अंत होने को है शरद। शीतात्य मतलब शीत का अंत हो जाना, बसंत। घर्मात्य, घर्म मतलब जो गर्मी है, गर्मी का अंत होने पर वर्षा। तापात्य है प्रावृट, ध्यान रखिएगा, घर्मात्य वर्षा है और तापात्य प्रावृट है। घर्मांते गर्मी के अंत में वर्षा। मेघांते, मेघांत मतलब वर्षा के अंत में है शरद। तो ये जो है इसके कुछ पर्याय हैं, इनको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत ने जो है जो जितने भी जो ऋतुएं हैं उनको दिन के आधार पर भी या जो दिन और रात है उसके समय के आधार पर भी इनका जो है कोरिलेशन किया है। तो ये बड़ा अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अपनी याद ही करना है इसे। जैसे पूर्वान्न है, ठीक है, मतलब सुबह का समय है, वहां पर वसंत के समान लक्षण दिखाई देते हैं। मध्याह्न में मतलब जो दोपहर है उसमें ग्रीष्म के लक्षण है। अपराह्न मतलब सायंकाल में प्रावृत के लक्षण है। प्रदोष मतलब रात्रि का प्रथम प्रहर, मतलब रात्रि जैसे अभी शुरू ही हुई है तो वहां वर्षा के लक्षण है। अर्धरात्रि में है शरद। प्रत्युषस मतलब सुबह होने से पहले रात्रि का अंतिम प्रहर, वह है हेमंत के लक्षण, प्रत्युषस। ठीक है, तो ये दो वर्ड कई बार कंफ्यूज करते हैं, प्रदोष और प्रत्युषस। तो प्रदोष है वर्षा के लिए, प्रत्युषस है हेमंत के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद ही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।